वेलकम स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेड कैसे होता है? सबसे पहले तो हमें ये अच्छे से पता है कि हम लोग लैंड को यूटिलाइज करते हैं तभी वो डिग्रेड होता है ना। और यूटिलाइजेशन हमने लैंड का लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अब यूटिलाइज करने के बाद हम उसको क्यों डिग्रेड कर रहे हैं? हम क्यों कह रहे हैं कि हम लैंड को डिग्रेड करते हैं? क्योंकि जो 95% से ज्यादा हम अपनी नीड्स को इस लैंड से फुलफिल कर रहे हैं, फूड, क्लोथ, शेल्टर के लिए हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके बाद भी हम उसको बिना सोचे समझे अपनी नीड्स को पूरा करने के टाइम और जब हमारी जो नीड पूरी हो जाती है उसके बाद भी हम लैंड के कंजर्वेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, हम लैंड मैनेजमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते और कोई अप्रोप्रिएट मेजर भी नहीं लेते लैंड यूटिलाइज करते समय। अब देखो, सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन का मतलब समझना है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। जब हमारी जमीन की प्रोडक्टिविटी, कोई चीज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, जो भी चीज हम उसमें ग्रो करेंगे वो अच्छे से ग्रो नहीं होगी, तब हम कहेंगे लैंड डिग्रेड हो गई है। अब लैंड में किस चीज पे ग्रो करते हैं हम लोग? अगर हमारी वहां की सॉइल फर्टाइल है तभी कोई चीज ग्रो कर पाएगी, है ना। तो लैंड डिग्रेडेशन में हमने सबसे ज्यादा नुकसान किसको किया? सॉइल को। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी हम कर देते हैं। अब सॉइल की फर्टिलिटी कैसे रुक जाती है उसको समझना है। देखो, ह्यूमन बींग्स जो है ना, ये दो तरीके से, वी पीपल क्या करते हैं, हम लोग दो तरीके से अपनी एक्टिविटीज करके दिखाकर उसमें लैंड को डिग्रेड करते हैं। एक है आपकी डायरेक्ट एक्टिविटी। डायरेक्ट एक्टिविटी को समझेंगे। डायरेक्ट एक्टिविटी क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं पेड़ पौधे, जंगल मिल रहा है तो हम उसे काटने बैठ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन डायरेक्ट एक्टिविटी क्यों है? देखो, डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा जंगल साफ कर दिया, नहीं। डिफॉरेस्टेशन दोनों एंगल से देखा जाएगा। जंगल को कम करना भी डिफॉरेस्टेशन में आता है। मान लो कोई बहुत घना जंगल है, उसमें हमारे पसंद की लकड़ी, सपोज करो जंगल में चंदन की लकड़ी बहुत ज्यादा है और बाकी जो है लकड़ी हमें इतनी नहीं चाहिए, तो हमने उसमें से क्या किया, चंदन की लकड़ी वाले पेड़ काटने शुरू कर दिए। तो हमने क्या किया, फॉरेस्ट की डेंसिटी को कम कर दिया, है ना। पहले बहुत घना जंगल था, उसमें से नियर अबाउट हमने 50% जंगल पेड़ चुन 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 के काट दिया। वो जंगल का एरिया वही है, फॉरेस्ट का एरिया वही है। हमने कहा फॉरेस्ट खराब किया? हमने तो किया ही नहीं। हमने तो कुछ पेड़ लिया, कुछ नहीं। आपने जो फॉरेस्ट की डेंसिटी कम की, उससे क्या हुआ, आपका प्लांट बायोमास कम हो गया, वहां की स्पीशीज की डाइवर्सिटी खत्म हो गई। सपोज करो आपका कोई शेल्टर हटा दे, जिस घर में आप रहते हो उस घर को कोई तबाह कर दे, तो डेफिनेटली आप मूव करोगे ना, यू विल मूव ऑन फ्रॉम दैट एरिया, है ना। अब ऐसे ही इन एनिमल्स के साथ होता है। जो एनिमल्स, जो स्पीशीज फॉरेस्ट में रह रही है, अगर आप फॉरेस्ट की डेंसिटी को खत्म कर दोगे, डेफिनेटली वहां से स्पीशीज की भी डेंसिटी कम हो जाएगी और एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, जो वहां की जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो भी, ठीक है। तो ये डिफॉरेस्टेशन का एक तो सीधा सीधा मतलब हमें समझ में आता है, हमने पूरा पूरा एक जंगल देखा, काटा और वहां सेटलमेंट शुरू कर दिए। लेकिन डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये भी है कि आप फॉरेस्ट की डेंसिटी को कम कर रहे हो, वहां का प्लांट बायोमास कम कर रहे हो, एज ए रिजल्ट ऑफ विच स्पीशीज की डाइवर्सिटी को कम कर रहे हो और स्पीशीज की डाइवर्सिटी कम होते ही वहां की जेनेटिक डाइवर्सिटी भी, ठीक है, या तो खत्म हो जाएगी या बिल्कुल नील हो जाएगी। तो दिस डायरेक्ट एक्टिविटी इज द रिजल्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब डिफॉरेस्टेशन ने कैसे लैंड डिग्रेड कर दिया?
हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, घास होते हैं, हर्ब शर्ब्स ट्रीज, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, है ना, जड़ों से पकड़ के रखते हैं। जड़ें जो होती हैं प्लांट की वो मिट्टी में फैली रहती हैं और मिट्टी पकड़े रहती हैं। जब आप वहां से पेड़ पौधे ही हटा दोगे तो मिट्टी क्या हुई, लूज सॉइल हो गई। और लूज सॉइल तो हवा भी, विंड भी इरोड कर देती है, वाटर भी इरोड कर देती है, ठीक है। आते जाते हम जैसे लोग जो चलते जा रहे हैं और वहां से जा रहे हैं रेगुलर, उसमें एक पाथवे बना दिया है, तो उससे भी वो सॉइल स्पॉइल होती चली जा रही है। सो इन दिस वे वी आर स्पॉइलिंग, वी आर डिग्रेडिंग आवर लैंड विद अ डायरेक्ट एक्टिविटी। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्टिविटी की। अगर इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं कि इनडायरेक्ट एक्टिविटी क्या है। अगर ये डायरेक्ट एक्टिविटी है, इनडायरेक्ट एक्टिविटीज में आता है आपका वेस्ट डायरेक्ट लैंड पे छोड़ देना। कौन सा वेस्ट, ऑल द वेस्ट। आप उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी काउंट करोगे, ठीक है, आप उसमें अपने घर का भी कचरा काउंट करोगे, ठीक है, सीवरेज भी इसमें ही काउंट होता है। जब हम ओपन में कचरा डालने लग जाते हैं तो फिर वो लैंड डिग्रेड कर देता है, ठीक है। तो ये है हमारी इनडायरेक्ट एक्टिविटी, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट डायरेक्ट ऑन द लैंड और इन द वाटर। पानी में भी आप रिवर्स में भी डाल दो तो फाइनली वो कहाँ आ रहा है, पानी जब रिवर्स के थ्रू हमारी फील्ड्स में ही आ रहा है, ठीक है, वो फाइनली प्योरीफाई होकर हम लोगों को ही मिल रहा है पीने के लिए। व्हेन वी आर स्पॉइलिंग दिस, दैट मीन्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वी आर स्पॉइलिंग आवर लैंड। अब कुछ फैक्टर्स या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि लैंड कैसे कैसे डिग्रेड हम कर रहे हैं। ये तो ह्यूमन एक्टिविटी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब ये जो इनडायरेक्ट वे है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। देखो, ओवर इरिगेशन, जो हमारे कंट्री का जो नदर्न बेल्ट है ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जो नदर्न बेल्ट है, यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो नदर्न प्लेन्स हैं इन पे काफी अच्छा सेटलमेंट्स क्यों हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, रिवर्स का फ्लो बहुत अच्छा है और वहां पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, सब चीज वहां रहने लायक है। तो वहां पर क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर इरिगेशन कर रहे हैं क्योंकि वहां पानी अच्छा है। ओवर इरिगेशन किस किस रीजन में मैक्सिमम हो रहा है, पंजाब, हरियाणा, यूपी। यूपी में भी बेसिकली हम लोग क्या ले लेते हैं, वेस्टर्न यूपी वाली साइड। अब यहाँ पर ओवर इरिगेशन का क्या रिजल्ट है, इरिगेशन का मतलब है आप खेतों को सींच रहे हो पानी से, ठीक है। अगर हम पानी से खेतों को सींच रहे हैं, इट्स गुड, जितने की रिक्वायरमेंट है इट्स गुड। बट जब हम ओवर सप्लाई ऑफ वाटर करते हैं, हद से ज्यादा जब हम खेतों में पानी डाल देते हैं ना, मतलब पानी तो डाला पर वो एक जगह जाकर एक टाइम ऐसा आता है जब हमारे खेत में ऊपर पानी दिखने लगता है, दैट मीन्स सॉइल का एब्जॉर्प्शन पूरा हो चुका है। तो वो पानी कहाँ पहुंच जाता है, सब सॉइल में पहुंच जाता है और वो सेचुरेटेड बना देता है। सब सॉइल को क्या करता है, सेचुरेट कर देता है। जैसे सपोज करो, यहाँ समझाते मैं आपको, देखो ये आपका लैंड है, ठीक है, इसमें आप पानी छोड़ दिया, ठीक है। अब इस पानी ने जितना हमारी क्रॉप एब्जॉर्ब कर सकती है और मिट्टी अंदर पी सकती है उतना तो पी लिया पानी, उतना तो चला गया। उसके बाद में हमने पानी खोल के ही रखा हुआ अपना ट्यूबवेल, बहाते जा रहे हैं खेत में पानी, तो यहाँ पानी आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है, रुक जाएगा उसमें। यानी कि पानी एक लेवल तक तो पहुंच गया, सब सॉइल में पहुंचने के बाद में वो वहां पर सैचुरेटेड कंडीशन में आ गया। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि वहां पानी जाकर रुक गया, अब और नहीं पानी पी सकते, ठीक है, सॉइल में और एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। अब ये यहाँ जाकर जो सॉइल के जो बाकी सॉल्ट्स हैं उसमें जाकर ये सॉल्ट सॉल्यूशन उसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और जब हीट ज्यादा गर्मी पड़ेगी, सनरेज आएंगी, तो क्या होगा, ये हीट का नतीजा क्या होगा, यहाँ पर जब सूरज की किरणें पड़ेंगी तो इवेपोरेशन होगा। क्या होगा, यहाँ पर इवेपोरेशन होगा, और जैसे इवेपोरेशन होगा तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या होगा, पानी ऊपर आएगा। अब ये जो पानी था यहाँ पर, ये क्या था, सॉल्ट से मिक्स था ना,
अंदर। अब ये क्या हुआ, पानी तो इवेपोरेट हो गया, और जो सॉइल सॉल्ट इसके साथ आया था ये ऊपर मिट्टी में आकर यहाँ पर जम जाएगा, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये लैंड कैसी हो जाएगी, सेलाइन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सेलाइन। तो ओवर इरिगेशन से हम ऐसे लैंड को स्पॉइल करते हैं, इसीलिए हमें इरिगेशन करनी चाहिए, ओवर इरिगेशन नहीं करनी चाहिए। हम हरियाणा में हैं, करनाल में, तो यहाँ पर ओवर इरिगेशन होती है, हमें इसे रोकना चाहिए। पंजाब, हरियाणा और यूपी में स्पेसिफिकली वेस्टर्न यूपी, अदरवाइज यूपी तो पूरा ही ऐसा ही है, ठीक है। तो ये नदर्न बेल्ट में ओवर इरिगेशन से हम अपनी लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं। सेकंड आता है हमारे पास ओवर ग्रेजिंग। जानवर, जब हमारे एनिमल्स जो हैं वो फील्ड में चरते हैं, घास खाते हैं, तो वो ठीक है, एक लिमिट तक ऊपर से खा लिया, ठीक है। जब हम जानवरों पे ध्यान नहीं देते हैं और वो जानवर को रोज उसी फील्ड में छोड़ देते हैं कि भाई यहीं, इससे ज्यादा हम मेहनत नहीं करेंगे, आप यहीं पर चारा चरो, तो वो क्या करते हैं, उस फील्ड में ओवर ग्रेजिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी कि ऊपर से तो खा लिया, फिर उसके बाद में बिल्कुल जो जड़ लेवल है, मतलब सॉइल के जस्ट ऊपर जो ये घास उगी हुई है ना, ऐसे 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 जो रह जाती है कटी आदि, इसको भी मुंह से पकड़ के खींच देते हैं। तो यहाँ की क्या आती है, सॉइल लूज हो जाती है, और क्योंकि ये जड़ों से उखाड़ दिया तो सॉइल नहीं पकड़ी रही, और ऐसे धीरे धीरे करके पूरा लैंड स्पॉइल हो जाता है। क्योंकि ये जहां से जड़ों समेत घास उखड़ गई है, कोई पौधा उखड़ गया है, तो वहां की जो सॉइल होगी वो अगेन विंड एरोडेड, वाटर एरोडेड बहुत जल्दी, ठीक है। तो इस तरीके से ओवर ग्रेजिंग जिन एरियाज में हो रही है हमारे कंट्री में, वहां पर भी हम लैंड को डिग्रेड करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ बेसिकली जो मेजोरिटी में देखा गया है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। ये कौन सा वाला एरिया, ये ऐसे वाला एरिया ना, ये वाला एरिया, ये सारा हम ओवर ग्रेजिंग के द्वारा खत्म करते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। ओवर ग्रेजिंग करा रहे हैं और लैंड को डिग्रेड करते चले जा रहे हैं। देन थर्ड है आपका माइनिंग। माइनिंग का मतलब क्या है, जैसे कि हमारी जो है अर्थ, इसके अंदर जो है काफी सारे मिनरल्स हैं, है ना। तो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग माइनिंग का सहारा लेते हैं। अब माइनिंग में जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज द डोलामाइट माइनिंग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम उस जमीन के टुकड़े को ब्लास्ट करके खोदते हैं, उड़ा देते हैं, और फिर वो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती उसको खोदने के लिए, और फिर फाइनली हम वहां से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। माइनिंग के साथ आप लोग क्वेरिंग भी लिख सकते हो। क्वेरिंग जो है, क्वेरिंग भी सेम ही है, बट इन माइनिंग वी एक्सट्रैक्ट मिनरल्स, बट इन क्वेरिंग वी एक्सट्रैक्ट प्रीशियस स्टोन्स, मार्बल्स। अब जैसे राजस्थान का एरिया है या आपका केरला का एरिया है, तो केरला में आपको राजस्थान में मार्बल बहुत मिलता है, ठीक है, और जो केरला में है वो आपको ग्रेनाइट काफी मिलेगा। तो इन प्रीशियस स्टोन्स की एक्सट्रैक्शन को हम क्वेरिंग कहते हैं, और माइनिंग इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। तो जिन एरियाज में हम लोग ज्यादा माइनिंग या ज्यादा क्वेरिंग करते हैं, वहां की भी लैंड डिग्रेड हो जाती है। क्योंकि हम लोग पता क्या है, हम ह्यूमन बीइंग्स ना, हम लोग बहुत लालची हैं, सेल्फिश। हम लोग माइनिंग करते हैं तो एक तो माइनिंग का कचरा वहीं, ठीक है, वो डंप वहीं हो जाता है, और दूसरा जब हम मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ऊपर की टॉप सॉइल तो खराब करी, उसके बाद जो गड्ढे खोद के आते हैं ना, उनको हम भरते नहीं है, वो एज इट इज स्कार्स वहां पर रहते हैं। तो वो क्या होता है, धूल मिट्टी सब उड़ उड़ के वहां पर नियर बाय एरिया का तो पॉल्यूशन होना ही होना है, और वहां की जो सॉइल की फर्टिलिटी वो गई, वहां की लैंड किसी काम की नहीं रहती, ठीक है। तो माइनिंग, क्वेरिंग जो है ये लैंड डिग्रेड कर रहे हैं। माइनिंग बेसिकली ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन 4 जगहों पर जो है माइनिंग हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, और जिसका कि हम खामियाजा भुगत रहे हैं। देखो माइनिंग का एक और लॉस भी है,
जहां पर माइनिंग की जाती है वहां की जो ये हमारे एनिमल्स या बर्ड स्पीशीज हैं, ये काफी ज्यादा इफेक्टेड रहते हैं। कैसे रहते हैं पता है? इनकी जो सुनने की क्षमता होती है ना, ये खराब हो जाती है, ये बहरे हो जाते हैं। और काफी सारे ऐसे स्पीशीज हैं जो अंधे हो जाते हैं। ब्लास्ट से बहरे अंधे हम किसी ऐसे एनिमल स्पीशीज को कर देते हैं कि हम उनको देखते थोड़ा ना जाकर कितने एनिमल्स इससे इफेक्टेड हैं, कि कौन सी स्पीशीज ज्यादा इफेक्टेड हुई। नो, कोई मतलब नहीं है। अपने मतलब से कि हमने माइनिंग करना था, हमने मिनरल एक्सट्रैक्ट करना था, हमने कर लिया और ट्रक के ट्रक लोड किया और चले गए। इससे क्या है, वहां के आसपास के एरिया का जो आपका ये एनिमल स्पीशीज हैं वहां के, वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। वो कई बार अपनी जगह भी छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, कहते हैं ना, वो गांव में हाथी आ गया, गांव में शेर आ गया, गांव में फलाना तेंदुआ आ गया। तो ये सब क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग उनकी रहने की जगह खत्म करते चले जा रहे हैं और ऐसी माइनिंग वाले जैसे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो परेशान है ही है। ठीक है, तो क्वेरिंग के लिए मैंने आपको बताया है, राजस्थान जो है दैट इज रिच इन मार्बल्स। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए रिच इन मार्बल्स, यहाँ पे हम क्वेरिंग करते हैं। और आपका कर्नाटका है, वो कर्नाटका इट इज रिच इन ग्रेनाइट। तो यहां से हम लोग ये क्वायर करते हैं। ठीक है, अब बात आती है फोर्थ पॉइंट की, दैट इज योर मिनरल प्रोसेसिंग। मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जब हम उसको प्रोसेस करते हैं, मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के बाद जब हम इसको इंडस्ट्री, मैंने कहा ना अभी, ट्रक में लोड करके ले जाते हैं और फिर अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फैक्ट्रीज में जाकर उसको प्रोसेस करते हैं। तो ये प्रोसेसिंग का प्रोसेस तो और भी खतरनाक। कैसे खतरनाक है? देखो, आयरन और आपने एक्सट्रैक्ट किया, हम आयरन से स्टील बनाते हैं। ठीक है, अब स्टील इंडस्ट्री में ले जाकर हम क्या कर रहे हैं, उसको आयरन के साथ हम लोग मैंगनीज, कोल और लाइमस्टोन, ये चीजों को यूज कर रहे हैं। क्या करने के लिए? स्टील बनाने के लिए। तो अगर हम ये सारा मटेरियल 100% उठाकर, मतलब जितना भी हमने उठाया उसको 100% मानो, प्रोसेस किया, तो इसमें मोर देन हाफ, यानी कि नियर अबाउट आपका 35 to 40% ही जो है एक्चुअल, आफ्टर प्रोसेसिंग एक्चुअल मिनरल एक्सट्रैक्ट होता है, एक्चुअल चीज बनती है। बट मोर देन हाफ, यानी कि आपका 60%, 65% टोटल मटेरियल में से वेस्ट जाता है। और उस वेस्ट की डंपिंग हम लोग सिर्फ पैसा बचाने के लिए प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। उसको हमें रिवर में डिस्पोज ऑफ करने से पहले उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। वी आर सो सेल्फिश। ठीक है, हमें पैसा बचाना है, हमें लेबर की कॉस्ट बचानी है, हमें पूरी प्रोसेसिंग की कॉस्ट बचानी है, नहीं करते। हम डायरेक्ट उसको कहीं खुले लैंड में छोड़ देते हैं, उस मलबे को डाल देते हैं, या फिर हम पानी नियर बाय जो नदी है, लेक है, उसमें छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी पूरी लैंड डिग्रेड हो गई। ये मान के चलिए कि जितनी भी मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनमें से 98% इंडस्ट्रीज लैंड को डिग्रेड कर ही रही हैं। ठीक है, मैं 100% नहीं कहूंगी, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो फॉलो कर रही हैं रूल्स को और थोड़ा खर्चा करके लैंड को डिग्रेड नहीं कर रही हैं, और कुछ डंडों के जोर पर कर रही हैं। बट 98% इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो नहीं फॉलो करती। दिन में या रात में छुप के ये काम होता ही है लैंड डिग्रेडेशन का। मैंने आपको क्वेरिंग की बात बताई है, तो जब क्वेरिंग वाला जब काम आता है तब भी हम इंडस्ट्रीज में लेके जाते हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं, ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। देखो, लाइमस्टोन एक्सट्रैक्ट करने के बाद में हम उसको सीमेंट इंडस्ट्री में ले जाते हैं, क्योंकि वो सीमेंट बनाने के काम आता है। अब वहां पर क्या होता है, बहुत डस्ट उड़ती है, धूल बहुत उड़ती है, कचरा बहुत उड़ता है। वो सारा कचरा जो हवा में उड़ता है वो फाइनली जाकर लैंड पे सेटल हो जाता है। और आपको ये पता है, सीमेंट या कोई पत्थर का कचरा जब सॉइल में आके सेट हो जाएगा, तो पानी, चाहे वो बरसात का है, चाहे हम किसी लैंड को इरिगेट कर रहे हैं, अगर वो वहां डस्ट है सीमेंट की, तो ऑब्वियसली जैसे ही पानी उस पर डलेगा तो वो पानी अंदर कैसे जाएगा।
सॉइल एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगी, है ना। तो उससे क्या हुआ, ये डस्ट लैंड को डिग्रेड कर चुकी, ठीक है। तो इसी तरीके से ग्राइंडिंग ऑफ कैल्साइट और सोपस्टोन इन द सिरेमिक इंडस्ट्री, सिरेमिक इंडस्ट्री में भी सेम है। ये जो पत्थरों को ग्राइंड करना और सीमेंट इंडस्ट्री, सिरेमिक इंडस्ट्री, कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं जिसमें कि डस्ट बहुत उड़ती है, पूरा एनवायरनमेंट वहां का नियर बाय का तो पूरा धूली धूल बनी रहती है और वहां की जो मिट्टी है उसमें जाकर डस्ट सेटल हो जाती है और जिसकी वजह से इम्प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर हो जाता है, पानी नीचे रिसता ही नहीं और सॉइल स्पॉइल, वहां क्रॉप प्रोडक्शन भी नहीं हो पाता, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज योर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, जो लिक्विड वेस्ट आता है ना इंडस्ट्रीज का, उसके बारे में कि इंडस्ट्रियल वेस्ट तो जो ड्राई है वो तो हम लैंड पे फेंकना ज्यादा पसंद करते हैं, बट जो लिक्विड वेस्ट है उसको लैंड पे छोड़ देते हैं, वो तो महा ही गंदा काम है। लेकिन अगर हम किसी पानी में, किसी रिवर में डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि वी मस्ट ट्रीट दैट वेस्ट। हम ट्रीट नहीं करते, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, उसको सीधा ही पाइपलाइन, पाइप इजी है, इतने मीटर पाइप खरीदी और छोड़ दिया रिवर में। तो these are the main reasons by which we human beings are degrading our land. So these are the ways by which we are degrading our land. अब डिग्रेडेड लैंड को हमने तबाह तो कर दिया, बर्बाद तो कर दिया, पर अब हम इसको कैसे बचा सकते हैं? We must know the ways to mitigate, to overcome this problem. Now, these are the different ways by means of which we can resolve land degradation problem. अब देखो, लैंड को डिग्रेड तो हम करना जानेंगे, पर हमें उसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉरमोस्ट पॉइंट है हमारे पास, डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो एफॉरेस्टेशन की जरूरत है ही है। अब एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? That means growing more and more trees. अब growing more and more trees कहाँ पर? अपने घर में। बिल्कुल, हमें अपने घर के पास, अपने घर में जितने भी हम पेड़ उगा सकते हैं उगाने चाहिए। प्लस कम्युनिटी का एका होना चाहिए कि एक कम्युनिटी, आजकल क्या है, सोसाइटीज बनी हुई हैं, तो सोसाइटीज इस काम को ज्यादा अच्छे से प्रमोट कर सकती हैं इंस्टेड ऑफ कि सिंगल पर्सन अपना एक पौधा लगा दे वो काम हो जाए, ठीक है। तो ये हमें पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए एनीवेयर, चाहे आप अपने घर में ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें, टेरेस गार्डन बनाए, चाहे जो मर्जी करें, कम्युनिटी इसको इनिशिएट करे, फिर बड़े लेवल पे भी होता है, फिर स्टेट लेवल पे भी होता है, हर जगह, ठीक है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए। देन सेकेंड इज योर प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स। अब शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं कि सपोज करो ये आपका हमारा एक खेत है, यहाँ पर हमने क्रॉप लगा रखी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ ऐसे एज अ बाउंड्री कर देते हैं। तो ये बड़े बड़े पेड़ क्या करते हैं, दे एक्ट एज अ विंड ब्रेकर। जो फास्ट विंड्स होती है ना, जो बहुत तेज धूल भरी आंधियां इस तरीके की, तो ये जो ट्रीज हैं ये दे एक्ट एज अ विंड ब्रेकर, तो ताकि अंदर की जो क्रॉप है वो स्पॉइल ना हो। अगर फसल को नुकसान होगा तो लैंड को भी नुकसान होगा, क्योंकि फसल उखड़ जाएगी, ठीक है, तो हमारा जो मिट्टी है वो भी उड़ जाएगी, चाहे वो वाटर से हो चाहे वो विंड से हो, ठीक है। तो प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स मस्ट बी देयर हैं, पर उनको और बढ़ाना है। देन कंट्रोल ऑफ ओवर ग्रेजिंग। अभी मैंने आपको समझाया जानवरों पे हमें एक वॉच रखना है कि वो ग्रेजिंग करे, ओवर ग्रेजिंग नहीं, तो ओवर ग्रेजिंग पे हमें कंट्रोल लगाना है। देन स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। देखो स्टूडेंट्स, सैंड ड्यून्स का मतलब क्या है, रेत के बड़े बड़े टीले। अब रेत के बड़े बड़े टीले ऐसे तो होगा नहीं कि आप यूपी में खड़े तो वहां पे ऐसे सैंड ड्यून्स देखने को मिले, बट हाँ ये देखो हमारा जो कंट्री है इसमें यहाँ पर ये थार डेजर्ट, ठीक है, थार डेजर्ट के यहाँ पर क्या है, ये अपना अरावली रेंज, ठीक है। अरावली रेंज का क्या है कि इसके इस साइड डेजर्ट एरिया है, इसके इस साइड नहीं है।
अब यहाँ पर जो सैंड ड्यून्स हैं, चाहे वो क्रेसेंट शेप है, चाहे जो भी है, सैंड ड्यून्स हैं, उनके ऊपर क्या है, थॉर्नी बुशेस यहाँ पर उगानी पड़ती हैं, क्योंकि वो एरिया जो है थॉर्नी बुशेस के लायक है, यहाँ पे थॉर्नी प्लांट्स ज्यादा उगते हैं, तो उन पे हमें उगा देने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो सैंड ड्यून्स वहीं पे स्टेबलाइज हो जाएं, रुक जाएं। क्योंकि अगर इधर से इधर, क्योंकि अरावली रेंजेस जो है इसमें पासेस बने हुए हैं, यहाँ पर क्या है, पासेस, अगर ये सैंड ड्यून्स उड़ उड़ के क्रॉस करके इस साइड आएंगे तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, desertification will be there, and to stop this desertification what we should do, we must plant grow more and more thorny bushes to stabilize the sand dunes here in this region only, ठीक है, ताकि यहाँ desertification स्टार्ट ना हो। तो हमें सैंड ड्यून्स को रोकना चाहिए, इनको स्टेबलाइज करना चाहिए। देन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, वेस्टलैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट, अगेन it is not possible with a single person, it should be by the communities and the government, but we each and every individual must follow that planning, ठीक है। then treatment of industrial waste before discharge, ये मैंने अभी आपको बताया ही है कि हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ कुछ अमाउंट मनी का बचाने के लिए we never move with the treatment process before the discharge of industrial waste। तो हमें क्या करना चाहिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट की ट्रीटमेंट करनी चाहिए और फिर उसको छोड़ना चाहिए। देखो अब गरम गरम जो पानी है इंडस्ट्रीज का, एक सिंपल सी बात है, तपता हुआ पानी आप उसको रिवर में छोड़ दे रहे हो, वहां की एक्वेटिक लाइफ पे क्या असर होगा, सिंपल सी बात है। फिर केमिकल्स, डाइज, सब कुछ ये आप उस जगह छोड़ देते हो रिवर्स में या लैंड में जहां पर ऑलरेडी जो है कुछ जीव सरवाइव कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप उनको सबको मार डाल रहे हो, ठीक है। उसके बाद में वही पानी फर्दर बह के हमारे ही पास फिल्ट्रेशन के थ्रू आ रहा है, एंड दैट कंटामिनेटेड वाटर वी आर ड्रिंकिंग। वो एक अलग बात है कि आपने आरओ लगा रखा है, जब आरओ नहीं था, बिल्कुल जब आरओ नहीं बिल्कुल है, क्योंकि आरओ में काफी सारे मिनरल्स आपके ऐसे हैं जो पानी की खास चीजें वो आरओ में ही रह जाती हैं, आप उनके फिल्टर को धोके फेंक देते हो। हम आरओ अपनी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लगा रहे हैं, पर आप कभी किसी डॉक्टर का एडवाइस लेंगे तो डेफिनेटली वो कहेगा आप मटके का पानी पियो, है ना। तो आरओ हमारी मूर्खता की वजह से हमें ही लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये है वो सारे सेफ्टी मेजर्स जो कि हमें लेने चाहिए just to end up the problem of land degradation, or just to slow down the pace, or to you can say कि बहुत कम हम लैंड को नुकसान पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा उसको कंजर्व करके रखें, उसको मैनेज करें, और अप्रोप्रिएट मेजर्स तो यही हैं, ठीक है। अब देखो कुछ तो ऐसे भी हैं, मैंने अभी पीछे कैसे भोपाल साइड में एक इंडस्ट्री देखी थी, वहां पर जो उनके मालिक थे उन्होंने क्या किया हुआ था, प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरियाज अपने टैंक में डाल रखे थे। तो वो क्या कह रहे थे कि यहाँ पर ये जो बैक्टीरियाज मैंने इसमें परचेज करना पड़ता है तो वो कॉस्टली है, बट हाँ उन्होंने अपने प्लास्टिक वेस्ट के टैंक में वो डाल रखा था कि ये बैक्टीरियाज इस प्लास्टिक को यहीं खत्म कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे अगर सब लोग सोचने लगे तो बहुत ही बढ़िया होगा ना। तो इस तरीके से जो है इनिशिएटिव हमें ही लेना है और बचाव भी हमें ही करना है, अगर हमें इस लैंड से अपने आप को, अपनी नीड्स को फुलफिल करना है। अदरवाइज समय ऐसा आएगा जब हमारी नीड्स फुलफिल नहीं होंगी और हम रह जाएंगे इसी लैंड पे, डिग्रेडेड लैंड पे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट इज डन। हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेक प्रॉपर नोट्स। डाउट्स अभी मैंने सुना है कि कोई डाउट नहीं है, बट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क एनी टाइम, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।